डॉक्टर्स को दिखाए, 2-3 जगह बॉम्बे भी चेकअप कराया, सब जगह कैंसर पॉजिटिव आया। 10 ग्राम सोना 100 ग्राम होकर के मिलना, ये गुरु कृपा ही हो सकती है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हमको मिला। मैं रूपाली गांधी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से श्री जुगल किशोर जी लड्ढा, राधा देवी लड्ढा की सुपुत्री और श्री हरीश जी गांधी की धर्मपत्नी। मैं आज आप लोगों के सामने अपने पिताजी के जीवन की मेरी आंखों देखी 2023 की घटना शेयर करना चाहती हूँ। बात लगभग मार्च अप्रैल 2023 की है। पिताजी को कमर में दर्द हुआ और उन्होंने चेक कराने के लिए गोंदिया गए। वहाँ जब चेकअप हुआ तो कुछ थोड़ा सा डाउट हुआ डॉक्टर्स को कि कोई गंभीर तकलीफ हो सकती है। इसके लिए उन्होंने आगे चेकअप के लिए रिफ़र कर दिया नागपुर। जब वे नागपुर गए और उनका पूरा चेकअप हुआ तो रिपोर्ट में आया कि उन्हें कैंसर है, और कैंसर भी ऐसा जो पूरी बॉडी में फैल चुका है। कह सकते हैं कि 4th स्टेज का कैंसर। डॉक्टर्स ने कहा कि 6 महीने का समय इनके पास है, उससे ज़्यादा अब जिंदगी नहीं है। सुनते ही पिताजी तो क्या, पूरे घर वाले सकते में आ गए। हम सब का मन इतना बेचैन हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने बचपन से पिताजी को गायत्री साधना, ब्रह्म मुहूर्त की साधना, कई अनुष्ठान, और ना केवल साधना बल्कि दौड़ दौड़ कर गुरुदेव का कार्य करते हुए देखा है। 20 साल वो गायत्री शक्तिपीठ राजनांदगांव के व्यवस्थापक रहे, और अपने इस व्यवस्थापक काल में उन्होंने मिशन के कार्यों को, गुरुदेव की योजना और उनके सपनों के अनुरूप शक्तिपीठ को तैयार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और राजनांदगांव गायत्री शक्तिपीठ को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया। चाहे वो गुरुजी के विचारों का प्रचार प्रसार हो, जेलों में कैदियों के बीच में गुरुजी के विचारों का कार्यक्रम करना हो, चाहे दीवार लेखन हो, चाहे मंत्र लेखन साधना का प्रचार प्रसार हो, ऐसे कितने ही कार्यक्रम, गरीब कन्या का विवाह हो, स्वावलंबन की दिशा में उन्होंने कितने गरीब लोगों का स्वावलंबन के द्वारा उनको आगे बढ़ाया। ऐसे पूरे रचनात्मक कार्यों को उन्होंने गति दी। जीवन भर उन्होंने मिशन का कार्य किया। ऐसे कैसे उनके साथ हो सकता है? मन में एक भाव था, तो बड़ी बेचैनी, डॉक्टर्स को दिखाए, 2-3 जगह बॉम्बे भी चेकअप कराया, सब जगह कैंसर पॉजिटिव आया। गुरुदेव के अलावा कोई सहारा नहीं दिख रहा था। डॉक्टर का इलाज तो कराना ही था, मगर उसी समय पता चला कि डॉक्टर चिन्मय भाई साहब रायपुर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। उनको शायद रायपुर से आगे किसी कार्यक्रम में जाना था। हम लोगों को जब ये बात मालूम पड़ी, मुझे और मेरे पतिदेव को, तो हम लोगों ने पापा जी की रिपोर्ट ली और बिना किसी को बताए तेजी से गाड़ी दौड़ाते हुए रायपुर की ओर बढ़ चले। रायपुर जाते जाते हमको पता चला हम ट्रैफिक में फंस गए। पहुंच तो गए बट एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए, और शायद चिन्मय भाई साहब आगे के कार्यक्रम के लिए उनकी गाड़ी निकल चुकी थी। हमने बहुत इधर उधर फ़ोन लगाया कि कैसे भी हम उनको रोक लें और रिपोर्ट दे दें ताकि शांति कुंज पहुँच जाए। तो जब कहीं कोई बात नहीं बन पा रही थी तो हमारे पतिदेव ने सीधे चिन्मय भाई साहब को फ़ोन लगा दिया, और उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा की। उन्होंने एक रिंग में फ़ोन उठाया, और जब इन्होंने बताया कि हम पापा की रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं और हम बहुत ही परेशान हैं पूरे घर वाले, हम सोच के अभी भी अभिभूत होते हैं कि भाई साहब, सारी गाड़ियां निकल गई, भाई साहब भर गर्मी में, मई का समय, रास्ते में अपनी गाड़ी रोक के हमारा इंतज़ार करने लगे। हमारे लिए रुके, और जैसे ही हम पहुंचे भाई साहब नीचे उतरे, हमने उनको रिपोर्ट दी और मैं फक के रोने लगी कि भाई साहब, मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। आज यदि मैं मिशन का काम कर पा रही हूँ तो मेरे पापा ने इस लायक मुझे तैयार किया है। चिन्मय भाई साहब का हृदय बहुत द्रवित हुआ। उन्होंने कहा, दीदी आप रोइए मत, हम आपकी अर्जी गुरुदेव तक पहुँचा देंगे। वो रिपोर्ट दूसरे दिन आदरणीय शैल जी के पास पहुँच गई, और तुरंत हमको मैसेज भी मिला कि आप मेडिकल चेकअप और इलाज कराते रहिए, हमने गुरुदेव के आगे अर्जी लगा दी है। बस इतना सुनना था कि मन में बहुत बड़ा ढांढस बंधा। समय बीता और फिर से पापा जी का चेकअप जब शुरू हुआ, चूंकि शांति कुंज में अर्जी लग चुकी थी, शैल जी का आशीर्वाद आ चुका था, तो चेकअप हुआ तो बॉम्बे के फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट जो नागपुर आते हैं, नागपुर की बहुत बड़ी हॉस्पिटल में, उन्होंने जब वापस रिपोर्ट ली, वापस चेकअप किया, तो वो दंग रह गए। पापा जी बोले कि मैं इस उम्र में कीमो नहीं ले सकता, गुरुदेव मैं संतुष्ट हूँ, मुझे आप अपने साथ ले जाइए। लेकिन बच्चे हैं, हमारा मन कहाँ मानता है। तो डॉक्टर से हमने कहा कि कीमो की तैयारी कर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि हम
कैसे करें, थोड़ा सा एक टेस्ट और करना है। फिर उन्होंने टेस्ट किया तो बोले हम समझ नहीं पा रहे हैं, इनकी दूसरी रिपोर्ट पहले को क्रॉस कर रही है। फिर तीसरी रिपोर्ट लिए तो बोले तीसरी दूसरे को क्रॉस कर रही है, इनकी कोई रिपोर्ट एक दूसरे को मैच नहीं कर रही है। बोले हमारी लाइफ का, इतने बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट ने कहा कि हमारी लाइफ का शायद ये पहला केस है जब ऐसा हो रहा है कि हम खुद ही जो टेस्ट कर रहे हैं तो रिपोर्ट एक दूसरे को मैच नहीं कर रही है, ये कैसे हो रहा है। तो हम लोगों को लगा शायद इस हॉस्पिटल में यहाँ कुछ गड़बड़ी होगी। तो मेरे भैया, मेरे दोनों भाई लगे हुए थे इसमें, तो मेरे बड़े भैया फिर से उनको दूसरी बड़ी हॉस्पिटल में ले गए कि कहीं हमको धोखा ना हो जाए। तो दूसरी बड़ी हॉस्पिटल में जब चेक कराए तो वापस वैसे ही आया कि कोई रिपोर्ट एक दूसरे को मैच नहीं कर रही। ये कह सकते हैं एक चमत्कार जैसे होना शुरू हो गया। तो फिर बड़े भैया ने बोला कुछ तो इलाज शुरू कीजिए। तो डॉक्टर ने बोला कि हम इनको कीमो नहीं दे सकते, जबकि डॉक्टर्स के लिए कह सकते हैं कि यदि ऐसा है तो कीमो के लिए वो तैयारी कर सकते थे, लेकिन उन्हें कोई गुरुदेव की कोई सूक्ष्म प्रेरणा रही होगी, पता नहीं। उन्होंने कहा इनको कीमो देने की जरूरत नहीं है, इनकी रिपोर्ट एक बदलती जा रही है तुरंत, तो इनको 4 गोलियां लेनी है रोज सुबह और 1 इंजेक्शन आप राजनांदगांव जाके किसी कंपाउंडर से महीने में 1 बार ले लेना, हड्डी मजबूत करने का। हम सभी दंग रह गए, ये हो क्या रहा है। लेकिन अब डॉक्टर्स, इतने बड़े डॉक्टर कैंसर स्पेशलिस्ट बोल रहे हैं तो हम ले आए उनको और बिल्कुल वैसे ही शुरू कर दिए। और बस गुरुदेव की शांति कुंज से जो दीवी भभूत थी वो देते रहे, नियमित साधना चलती रही। हमारे घर में सभी लोग अनुष्ठान और साधना बढ़ा दिए। गायत्री मंत्र का अभिमंत्रित जल भी चलता रहा और वो दवाई, 4 दवाई और 1 इंजेक्शन महीने में 1 बार, साधारण सा। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये 2 महीने तक चला। उसके बाद वापस उनका पेट सिटी स्कैन हुआ, जो पेट टेस्ट होता है कैंसर का, तो पता चला बॉडी से पूरा कैंसर खत्म हो चुका है। मतलब ये देखने के बाद क्या कहें, किसकी श्रद्धा, वैसे भी सभी जुड़े हुए थे, किसकी श्रद्धा और नहीं बढ़ जाएगी। तो हम सभी शांति कुंज पत्र लिखे, हमने ये सारी घटना बताई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये गुरुदेव का जो जीवन भर उन्होंने गायत्री मंत्र लेखन, पिछले 6 सालों से उन्होंने बिना ब्रेक के नियमित गायत्री मंत्र लेखन साधना की है, अनुष्ठान किया और सबसे बड़ी बात गुरु जी का काम किया है। और आदरणीय शैल जी और चिन्मय भाई साहब ने जो एफर्ट लेकर के रिपोर्ट पहुंचाई, तो ये शांति कुंज का आशीर्वाद था कि आज मेरे पिताजी, आज इस घटना को 2023-2025 हो गया, पूर्णतः स्वस्थ है और पहले से कई गुना ज्यादा गुरुदेव के कार्य में लगे हुए हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा विचार क्रांति अभियान में, क्योंकि उन्होंने कहा मेरा जीवन तो वहीं खत्म हो चुका था, ये मुझे एक्सटेंशन मिला है गुरुदेव की कृपा से। तो और वैसे भी गुरुदेव ने कहा है तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। गुरुदेव का यदि हम छोटा सा भी काम करते हैं, वो कई गुना करके कब लौटा देते हैं हम कह नहीं सकते। तो इसके लिए गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन करते हैं कि आज मेरे पिताजी स्वस्थ हैं, मिशन का काम कर रहे हैं। और उनकी ये घटना मिशन से, शांति कुंज से निकलने वाली पत्रिका प्रज्ञा पाक्षिक में भी बहुत बड़े रूप में छपी थी, जिससे पूरे देश में सभी लोगों ने प्रेरणा ली, एक विश्वास और श्रद्धा भी बढ़ती है। तो ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं और ऐसे परिवार में हमने जन्म लिया, गायत्री परिवार के। इसके लिए हम गुरुदेव को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। बात उस समय की है जब मैं 9 वर्ष की थी और घटना है मेरे माताजी और पिताजी की, जिसका जब गुरुदेव से वो मिले और जिसका परिणाम कई सालों बाद जो हम लोगों को मिला, उस बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। 1986 के समय जब कहते हैं गुरुदेव सूक्ष्मीकरण साधना से बाहर आए थे, तब शायद गुरुदेव सभी से प्रत्यक्ष रूप से मिल नहीं रहे थे। लोग उनके दर्शन कुछ कांच का ऐसा खिड़की जैसा बना हुआ था, वहाँ दूर से कर पा रहे थे। तो बात यह है कि मेरे माताजी पिताजी उस समय बहुत ज़्यादा तो मिशन से नहीं जुड़े थे, लेकिन मेरी मम्मी ने कहीं पर किसी के घर में अखंड ज्योति पढ़ी थी और उसमें वो लेख अक्सर पढ़ती थी मम्मी, तो उनको बहुत पसंद आता था वो लेख। तो उन्होंने लेख के नीचे देखा कि इतना सुंदर लिखते कौन है, तो उन्होंने नाम याद रख लिया, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज, हरिद्वार। माताजी पिताजी मेरे राजस्थान से लौटते हुए, ऋषिकेश घूमते हुए बस से लौट रहे थे। उस समय शांति कुंज बहुत ज़्यादा बड़े रूप में डेवलप नहीं था, शांति कुंज के बाहर का एरिया भी थोड़ा जंगल जैसा था, उतनी बस्ती नहीं थी। तो बस से वो आगे निकल रहे थे,
अचानक से कंडक्टर ने शांति कुंज के सामने बस रोक के बोला, शांति कुंज हरिद्वार, शांति कुंज हरिद्वार, किसी को उतरना है क्या? जबकि माताजी पिताजी की प्लानिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा जुड़े भी नहीं थे, लेकिन मेरी मम्मी के दिमाग में ये बात आ गई कि मैंने अखंड ज्योति में जिनका नाम पढ़ा है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वो ऐसी ही किसी जगह में रहते हैं। तो अचानक से उन्होंने मेरे पापा जी को बोला कि उतर जाओ उतर जाओ। तो दोनों उतर गए, बस आगे निकल गई। और फिर पिताजी को लगा कि ये क्या कर दिया हम लोगों ने। उन्होंने मेरी माँ को थोड़ा सा डांट दिया कि ये तुम कहाँ उतार लिया, आजू बाजू जंगल है, भूख लग रही है, खाने का कुछ दिख नहीं रहा है, तुम क्या सोच के उतारी हो? तो बोले यहाँ शांति कुंज हरिद्वार है, यहाँ कोई पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो अखंड ज्योति लिखते हैं, मैं वो पढ़ती हूँ, किसी के घर में मैंने पढ़ा था, मुझे उनसे मिलना है। तो पिताजी ने बोले ऐसे भी कोई उतरता है कहीं भी अचानक? बोले अंदर जाके कहाँ है, कौन है? बोले आप चलो तो सही। दोनों अंदर आए तो चूंकि रात हो गई थी और शांति कुंज में तो 9 बजे सोने का समय हो जाता है, तो सब कुछ एकदम शांत माहौल था। 86 का समय तो और भी ज़्यादा। तो पिताजी बोले कि भूख बहुत जोर से लग रही है, अब क्या करें? तो उन्होंने भोजनालय में पूछा, तो बोले भाई साहब यहाँ तो पूरी सफाई हो गई है, सब क्लीन हो गए, बर्तन भी रखा गए हैं। तो फिर किसी एक ने बोला कि रुको रुको हम ऊपर पूछ के आते हैं। तो जब ऊपर भोजनालय में पूछने गए तो उन्होंने कहा भेज दीजिए, 2 लोगों का भोजन रखा है। तो मेरे माताजी पिताजी गए, 2 लोगों ने भरपेट भोजन किया, सो गए। सुबह उठे तो मेरी माताजी ने कहा अब मुझे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से मिलना है। तो पिताजी ने पूछा तो लोगों ने बताया कि अभी तो गुरुदेव किसी से मिल नहीं रहे हैं, ये लाइन लगी हुई है, गुजरात के लोग आए हुए थे, सबकी लाइन लगी थी और दूर से वो कांच की खिड़की से गुरुदेव के दर्शन करके आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मेरी माताजी जिद पे अड़ गई कि मैं तो उतरी इसीलिए हूँ कि मैं उनसे मिल के जाऊँगी। उनको यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस ज़्यादा कुछ पता नहीं थे। तो वो क्या करी कि ऊपर जहाँ गुरुदेव बैठते हैं वहाँ की सीढ़ी के दरवाजे के पास खड़े होकर रोने लग गई। बोले मुझे तो मिल के ही जाना है, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी। वहाँ 2 बार मेरे पिताजी ने माँ को डांट दिया। बोले तुम बहुत जिद करती हो, ये लोग जा रहे हैं, इतने लोगों से नहीं मिल रहे, तुम कोई खास हो क्या जो तुमसे अलग से मिलेंगे? तो मेरी माँ ने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मैं मिलने आई हूँ, मैं मिल के ही जाऊँगी। तो जो गेट पे खड़े थे उनको थोड़ी सी दया आई, वो वंदनी माताजी से पूछने के लिए गए और माताजी के कहने के अनुसार ऊपर जब गुरुदेव से पूछने गए तो उन्होंने पूछा कहाँ से आए हैं? तो बोले छत्तीसगढ़, उस समय MP था, मध्य प्रदेश था, वहाँ से आए हैं। तो गुरुदेव ने बोल दिया भेज दो ऊपर। वो एक क्षण बहुत स्मरणीय रहा जब मेरे माता पिता गुरुदेव से मिलने गए तो ठंड का समय था। गुरुदेव के पैर, जैसा मेरी माँ बताती है कि कंबल से ढके हुए थे, तो बोले धीरे से हमने कंबल उठाया और उन चरणों को स्पर्श करके पकड़ के बैठ गए। गुरुदेव लेखन कर रहे थे, लेखन करते करते उन्होंने हालचाल पूछने के पहले गुरुदेव ने मेरे पिताजी की तरफ देखकर कहा बहुत डांटता है तू इसको? तो पिताजी घबरा गए, बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। 3 बार उन्होंने इस बात को रिपीट किया, बहुत डांटता है तू इसको। मतलब ये चीज ये दिखाती है कि गुरुदेव को एक नारी को डांटा हुआ या अपमान किया हुआ बर्दाश्त नहीं होता था। तो पिताजी ने कहा नहीं मैंने नहीं डांटा। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा झूठ भी बोलता है? तो बस वो पल था कि पिताजी थोड़ा डर गए, बोले ये कोई अंतर्यामी है। तो फिर उन्होंने घर परिवार का, बच्चों का हालचाल पूछा, एक नॉर्मल बहुत अच्छे से बात की। और फिर जब माताजी पिताजी उठने लगे तो उनको लगा जेब में इतने पैसे तो नहीं है, इतने बड़े संत हैं जो मन की बात जान जाते हैं, तो अगर पैसे कुछ चढ़ा दिए पैर में तो हमारे टिकट के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ, मेरे पिताजी ने धीरे से अपनी उंगली से सोने की अंगूठी खोली और गुरुदेव के चरणों में रखा और चुपचाप उठ के चले गए। बोले पैसे तो रखना ज़रूरी है टिकट के लिए, चले गए। वो समय चला गया। अब बात आती है 1986 से लेकर के अब बात आती है सन 1997 की। ऐसा कुछ हुआ कि परिवार से अलग होना पड़ा, हमारा संयुक्त परिवार था, अलग होना पड़ा और स्थिति थोड़ी सी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, हमारी आर्थिक स्थिति। उस समय हम तीनों भाई बहन लगभग शादी लायक थे। हमारा मारवाड़ी परिवार है, शादी में सोने के गहने चढ़ाना और ये सब एक शौक भी रहता है सबको कि अपनी बहू और बेटियों को चढ़ाएं। तो मेरी माँ ने कहा कि मेरे पास जितने सोने का गहना है बचा हुआ वो मैं अपने मायके पूना लेके जाती हूँ और वहाँ से
नए डिज़ाइन का बनवा के लाऊंगी ताकि बच्चों को चढ़ा सकूं, अभी इतना हम खरीद नहीं सकते। तो पूना ले जाते समय ट्रेन में उनके पूरे गहने चोरी हो गए। तो अब एक तरीके से गरीबी में गीला आटा जैसी बात हो गई। तो मम्मी बहुत रोई कि अब मैं कैसे करूंगी बच्चों की शादी के समय। तो जब पूना पहुंचे तो मेरे नाना जी के सामने वो रोए, और मेरे नाना जी की भी परिस्थिति बहुत स्ट्रांग उस समय नहीं थी, लेकिन अब ये गुरुदेव का चमत्कार कहें या क्या कहें, मम्मी के रहते रहते में पूना में मेरे नाना जी को सफाई करते समय गुल्लक के अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला। वो सफाई में उस टुकड़े को फेंक देते, लेकिन पता नहीं क्या मन हुआ तो उन्होंने देख लिया। तो वकील को दिखाया, ऐसा लगा कुछ काम का कागज होगा। तो वकील ने बताया कि आपके पिताजी के पिताजी या जो भी पुरखों की कोई जमीन का कागज है ये। तो मतलब इस तरीके से अचानक से एक लॉटरी खुलने जैसे जमीन का कागज मिलना। और जब हमारे नाना जी ने उस कागज के अनुसार उस जमीन को बेचा तो लाखों रुपए मिले। तो उन्होंने कहा, बेटा तू रो मत, तेरे हिस्से का ही ये मिल चुका है। तो उन्होंने उस जमीन से जो रुपया आया उससे उन्होंने कहा, तेरे तीनों बच्चों की शादी में 75 तोला सोना मैं चढ़ाऊंगा। इस तरीके से उन्होंने वो सोना मेरे नाना जी ने हम तीनों बच्चों की शादी में चढ़ाए। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि उनकी कोई पुरखों की जमीन के कागज मिले, हम तो ये कह सकते हैं कि वो 5 ग्राम 10 ग्राम की सोने की अंगूठी निस्वार्थ भाव से जो गुरुजी के चरणों में रखी। कहते हैं ना, भगवान किसी का कर्ज नहीं रखते। फिर ये तो गुरु है जो भगवान के भी ऊपर होते हैं, वो कहाँ कर्ज रखने वाले थे। उन्होंने समय आने पर, देखो नुकसान तो होना ही था, सोना तो चोरी होना ही था, हमारे जीवन में लिखा था, लेकिन ये लौट करके 10 ग्राम सोना 100 ग्राम होकर के मिलना, ये गुरु कृपा ही हो सकती है। गुरुदेव ने समय आने पर वो किस तरीके से नाना जी के थ्रू वो हमारी शादियों में सोना चढ़ाया और हमारी लाज बची। तो ये गुरु कृपा का ही परिणाम है। ऐसे कितने ही दृष्टांत हुए हैं जब गुरुजी का जो काम किया और कई गुना लौट करके आया। आप लोगों के साथ मैं गुरुदेव के विचार और मिशन के जो विभिन्न अभियान है, आंदोलन है, उसका समाज पर कितना प्रभाव पड़ता है, इस बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बात ये अभी इसी वर्ष की है, 11 जनवरी 2025। मैं माहेश्वरी समाज को बिलोंग करती हूँ और हमारे समाज में अभी 11 जनवरी को एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कंपटीशन हुआ, जिसमें सभी प्रदेश से 2-2 प्रतिभागियों को भाग लेना था। स्वयं सिद्धा जिन महिलाओं ने अपने आप को किसी फील्ड में सिद्ध किया है या कुछ विशेष कार्य कर रही हैं, उनके बीच में प्रतियोगिता समाज वालों ने रखी थी। तो छत्तीसगढ़ से 2 महिलाओं में एक मेरा चयन हुआ और नागपुर में ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी। यह इतनी बड़ी प्रतियोगिता थी जिसमें जज के तौर पर मिसेस इंडिया यूनिवर्स थे, मोदी जी की जो इंटरव्यू लेते हैं वो वरिष्ठ पत्रकार थी, बॉलीवुड कलाकार थे, ऐसे बड़े बड़े जजेस वहाँ आए हुए थे और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ उपस्थित थी। उस मंच पर पूरे देश से लगभग 54 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 8 राउंड थे, हर राउंड कुछ 2-3 राउंड ऑनलाइन हुए। तो उन ऑनलाइन राउंड्स में भी हर राउंड में एलिमिनेशन था। एलिमिनेट होते होते नागपुर 32 प्रतिभागी पहुंचे जिन्हें मंच पर अपना परफॉर्मेंस देना था। वहां लगभग 6 राउंड्स थे। हर राउंड की तैयारी लोगों ने बहुत पहले से और बहुत बड़े स्तर पे अच्छे से तैयारी करके आए थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, मुझे बार बार ये पूछा गया, तुम छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करोगी, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे अपने स्टेट का मान सम्मान बना के रखना है, तो तुमने क्या तैयारी की? मेरे ये समझ में नहीं आया कि मैं तैयारी क्या करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं वहां पर वही बताऊंगी जो मैं ओरिजिनल हूं, जो मैं करती हूं। और मैंने हर फील्ड में यदि कुछ काम किया है तो वो मिशन के प्रोजेक्ट को लेके किया है, उससे अलग तो मेरे पास कोई उपलब्धि या कुछ कार्य था नहीं। तो मैंने सोचा मैं तो अपने मिशन को रिप्रेजेंट करूंगी। पहले राउंड में जहां रैंप वॉक था, आप समझते हैं जब मॉडलिंग के जैसे रैंप वॉक पे चलते हैं, लोगों ने बहुत सुंदर तैयारी की थी, बहुत महंगे महंगे ड्रेस और जिस भी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। वहाँ मुझे बोला गया कि तुम भी अच्छी तैयारी करो और राउंड में ये बताना था कि आपके ड्रेस का व्यक्तिगत सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य क्या है। पहले राउंड में इसको एक्सप्लेन करना था।
तो मैंने बिना किसी को बताए चुपचाप पीली साड़ी, पीला मंत्र दुपट्टा, पीला थैला जिसमें गुरुदेव का साहित्य, इस तरीके से अपना ड्रेसअप तैयार किया, क्योंकि मुझे ये था कि ये ड्रेसअप यदि मैं लूंगी तो कोई मुझे ये ना बोल दे कि इतने बड़े मंच पर तुम इस तरीके से ड्रेसअप करके जाओगी। एक पीला आध्यात्मिक वो रहता है। तो मैं पूरे मिशन की वेशभूषा में पीले थैले और मंत्र दुपट्टे के साथ रैंप वॉक पर उतरी। उस प्रेजेंटेशन को सबने भूरी भूरी प्रशंसा की और बहुत सराहा कि ऐसा भी रैंप वॉक पे आध्यात्म को इस तरीके से लेकर के उतरा जा सकता है। उसके बाद जब सेकेंड राउंड की बारी आई तो हमने सेकेंड राउंड में भी गुरुदेव के साहित्य के बारे में अपने इंट्रोडक्शन में पूरा का पूरा गायत्री मंत्र, गुरुदेव और मिशन का परिचय दे दिया, क्योंकि हमारा परिचय में यदि कोई पावर है, कोई दम है तो वो मिशन से ही है। तो हमने अपना परिचय उसी से जोड़ करके दिया। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में हमने आओ गणे संस्कारवान पीढ़ी गर्भ संस्कार पर जो हम कार्य करते हैं उसके बारे में बताया। एक राउंड ये था कि युवाओं को संबोधित करो, तो हमारे युवा जागृति अभियान जो मिशन में चलता है उसके बारे में लोगों को बता दिया। एक राउंड ये था कि आप अपना टैलेंट बताओ, तो हमने उस टैलेंट में जो गुरुदेव से आज तक बाल संस्कारशाला चलाए हैं और जो मिशन से सीखा है उसके आधार पर अभी हमने एक संस्कार किट तैयार किया है। बच्चों के संस्कार का कोर्स स्कूलों में या बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो ये कुछ किताबें गुरुदेव की प्रेरणा से कलम चली और ये तैयार किया संस्कार किट। तो इस संस्कार किट के बारे में वहां पर हमने उस राउंड में बताया और आखिरी राउंड में उन्होंने कहा कि ऐसे करके सारे राउंड्स में सबके एलिमिनेशन होते गए, 32 में से 16, 16 में से 12, 12 में से 10 और हर राउंड में हम सेलेक्ट होते गए। आप देखिए हर राउंड में मिशन के ही प्रोजेक्ट को हम बताते चल रहे थे और आखिरी राउंड में 5 लोग बचे थे। उन 5 को मंच पर बिठाया और लेटर पैड और पेन दिया और केवल एक क्वेश्चन पे 5 को अपना आंसर लिखना था कि 5 के विचार उस एक क्वेश्चन पे क्या हो सकते हैं। तो जैसे ही जजेस ने वो क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन था नारी सशक्तिकरण के ऊपर। ऐसा लगा हमको कि ये सारे राउंड में और आखिरी राउंड का क्वेश्चन भी जैसे कोई मिशन से ही तैयार कर दिया गया हो। उनका सिर्फ नारी सशक्तिकरण बोलना था और हमने लिखना चालू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा क्वेश्चन रिपीट करिए, आप इंग्लिश में बोलिए, तो वो एंकर बोलने लगी कि आप सब तो रिपीट करने बोल रहे हैं, ये तो लिखना भी चालू कर चुकी हैं। और जब गुरुदेव की कृपा ऐसी रही कि लेखन 90 सेकंड में अपनी बात को लिखना था, लिख करके सामने जब प्रेजेंट किए तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हमको मिला। ये जब लोगों ने देखा और वहां मंच से पूछा कि तुमने ये सारी चीजें इतनी तैयारी कैसे की, हमने कहा तैयारी कुछ भी नहीं की। पिछले 30 वर्षों से मिशन से जुड़ करके जो काम कर रहे हैं, जो जुड़े हैं, जो सीख रहे हैं, जो हमने देखा है, बस उसी का छोटा छोटा पार्ट यहाँ पर हर राउंड में हमने प्रेजेंट कर दिया है। तो लोग दंग रह गए, आप कौन से मिशन से हैं जहां पर युवाओं पर भी काम हो रहा है, नारियों पर भी काम हो रहा है, गर्भ संस्कार पर काम हो रहा है, बाल संस्कार, मतलब हर राउंड में जो आप चीजें बता रही हैं, आप बोल रहे हैं आपके मिशन की है। तब हमने गर्व से उस मंच से कहा कि हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं, जहां पर हम ही नहीं ऐसे लाखों करोड़ों लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से उस मंच से, राष्ट्रीय मंच से प्रथम स्थान प्राप्त कर मिशन का परिचय लोगों को हुआ और सबने कहा कि हमको भी अपने यहाँ नारी जागरण और गर्भ संस्कार की कार्यशाला करानी है, तो क्या आप आएंगे? हम तो यही चाहते हैं कि गुरुदेव को विचारों को पहुंचाने के लिए हमको लोग बुलाएं। और जब उनको ये मालूम पड़ा कि ये सब कुछ हम निःशुल्क करते हैं, तो लोग हमसे पूछने लगे कि निःशुल्क करते हैं तो जरूर इसके पीछे आप कोई प्रोडक्ट बेचते होंगे या कुछ और चीज़ें आपकी इंट्रोड्यूस करते होंगे। हमने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम निःशुल्क करते भी और बहुत कुछ दे के भी जाते हैं। ये सुनने के बाद लोग दंग रह गए, बोले ऐसा भी कोई मिशन होता है जो निस्वार्थ और निःशुल्क इस तरीके से कार्य करता है। उस समय हमको महसूस हुआ मिशन से तो हम जुड़े हैं, महत्ता मालूम है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बड़े मंच पर, वो गायत्री परिवार का मंच नहीं था, समाज का मंच था, लेकिन किसी मंच पर जब ऐसी बड़ी उपलब्धि होती है और पता चलता है कि ये उपलब्धि का हर कदम मिशन से जुड़े हैं, उस ज्ञान के आधार पर हम आगे बढ़ गए, तब बहुत गर्व महसूस होता है। ऐसा लगता है हमने कौन सी अमूल्य चीज इतने वर्षों में पा ली है।
हम कार्य करते हैं तब इतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब ऐसे कंपटीशन में उतरे तब समझ में आता है कितना अमूल्य ज्ञान इतनी सहजता से हमने गुरुदेव से हासिल किया है। तो धन्य है गुरुदेव के ज्ञान को जो इतने बड़े मंच पर अपना परचम लहरा गया। उस ज्ञान को हम प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।